अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से हैं। आज तीसरा वीडियो इस सीरीज़ का जो है वो अपलोड हो रहा है। आज हम फिर से रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एक्सरसाइज 1.1 के रह चुके हैं, कुछ 4 क्वेश्चंस, वो आज कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस 2 वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे होंगे तो मे बी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो ये वीडियो मे बी आपको सारा समझ ना आए। सो काइंडली वॉच दोज 2 videos if you are a class 10 student and then come to this video. So let us now start today's lecture and let us do some questions which were remaining from the previous exercise. तो हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1.1, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 हमने अभी तक नहीं किया है, तो वही 4 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब आज का जो पहला सवाल है वो है गिवन दैट HCF, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज योर बुक, ठीक है। तो उसका सवाल नंबर हम 4 आज कर रहे हैं। तो इसको समझते हैं। हमें बताया गया है कि HCF दो नंबर्स का जो है, जो कि 306 एंड 657 है, इनका HCF जो है दैट इज 9। तो हमें पूछा गया है कि फाइंड LCM। अगर आपके पास हम समझे क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है? यू हैव बीन गिवन HCF, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है दो नंबर्स का। वो दो नंबर्स है 306 एंड 657, और ये दिया गया है 9 के बराबर, ठीक है। तो आपको पूछा गया है बताइए कि LCM क्या होगा इन दो नंबर्स का, ठीक है। गिवन दैट HCF आपको पता है इन दो नंबर्स का 9 है, तो हमारे पास जो हमने रूल एक पढ़ा है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन इंटीजर्स, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इजीली सॉल्व होगा। सो कैसे करेंगे सवाल को? हम लिखेंगे वी नो कि HCF इंटू LCM, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। हमारे पास जो गिवन नंबर्स है उनके प्रोडक्ट के बराबर ये होता है, ये हमें पता है। इसमें हमने क्वेश्चंस भी किए हैं वेरिफिकेशन के। अब HCF आपको दिया गया है कि इन दो नंबर्स का HCF 9 है, तो आप क्या डालोगे? HCF 9। यू डोंट नो द LCM, आप LCM नहीं जानते हैं, तो LCM एज इट इज LCM ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप वेरिएबल भी डाल सकते हैं कोई, क्योंकि अननोन है, या आप सिंपली LCM ही लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, आपके पास जो गिवन नंबर्स है ना, वो है आपके पास 306, एक नंबर आपके पास दिया गया है, और दूसरा नंबर आपके पास 657 गिवन है, ठीक है। तो 657 भी आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास काम है कि हमें LCM निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास LCM की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास सिर्फ LCM की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे? 9 इसके साथ जो प्रोडक्ट में है ना, उसको वहां शिफ्ट करेंगे। सो ट्रांसपोज करेंगे, LCM जो है वो एज इट इज इधर ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे? 9 को उधर शिफ्ट करेंगे, वहां था ऑलरेडी 306 इंटू 657, ठीक है। इसको हम डिवाइड में ले जा रहे हैं। 9 जो है 9 LCM के साथ मल्टीप्लाइड था, ठीक है। ये जो है ऑपरेटर मल्टीप्लाइड के साथ इसके साथ जुड़ा था LCM। अब यही 9 जो है ऑपरेटर इसके साथ जाएगा, और ये ऑपरेटर चेंज होता है दूसरे साइड में डिवाइड में। जब मल्टीप्लाई की टर्म दूसरे साइड जाती है तो डिवाइड हो जाती है, तो ये 9 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब सिंपली अब आपको LCM निकल जाएगा। यू हैव जस्ट टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट और इसको डिवाइड बाय 9 करना है। यहाँ पे हम अगर कैंसिलेशन की बात करें, 3 3 9, 3 से हो जाएगी, ठीक है। 3 1 3, ठीक है। अब बीच में 0 है तो आपको बीच में आप 2 उठा भी नहीं सकते हो, तो 3 0 0 करना पड़ेगा, एंड 3 2 6। तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो 3 से डिवाइड। अब यहाँ पे आप 3 से अगेन 102 को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का सम ऑफ 2 + 0 + 1 इज 3, और 3 के टेबल में 3 आता है, तो 3 आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हो। बट अगर कोई 3 इसके साथ कैंसिल करना चाहता है वो भी हो सकता है, क्योंकि 6 5 और 7 का एडिशन जो है ना दैट इज 18, और 18 3 के टेबल में आता है। लेट मी कैंसिल 3 विद द 657। 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। 3 1 3, 27, 3 9 27। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने कैंसिलेशन कर दिया, ठीक है। इसके साथ भी और उसके साथ भी कुछ कैंसिलेशन कर दी। हालांकि मैं 3 का फिर से इसी के साथ कैंसिलेशन 102 के साथ भी कर सकता था, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 102 मल्टीप्लाइड बाई 219, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं। हम साइड में लिखते हैं 219 इंटू 102, ठीक है। 219 इंटू 102, 9 2 18 होता है, 1 जाएगा कैरी, 2 1 2 एंड ये हो गया 3, 2 2 4 होता है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 0 आएंगे कॉलम्स में, रोज में। तो 1 9 9, ठीक है। 1 1 1 एंड 1 2 2। तो इन तीनों को ऐड करते हैं 8 3 9 4 होते हैं 13,
ठीक है, 2 और 2। तो अब यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 22338। सो द आंसर इज 22338। तो आपने क्या किया, आपने वो रूल लगा के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है ना, ये होता है गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर, वो लगा के आपने एलसीएम फाइंड किया सिंपली बाय सब्स्टिट्यूटिंग। 9 आपको पता था एचसीएफ, तो 9 को उधर सब्स्टिट्यूट किया और आपने एलसीएम फाइंड कर दिया। सो नाउ द एलसीएम फॉर द गिवन क्वेश्चन इज इक्वल टू 22338। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ चुका है काफी बार, बट ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आया है, 1 या 2 मार्क्स का ये आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये 2 मार्क्स का सवाल आ जाता है आपके बोर्ड में, आप प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हैं। अब नया सवाल करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताता है चेक वेदर 6 raised to the power n 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 raised power n जो है ये एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर के लिए? अब इसको जो है समझते हैं नीचे। ठीक है, हमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 है आई गेस, हमें बोला गया है कि 6 raised to the power n है। ठीक है, 6 बेस है और पावर क्या है? n। ये बोला गया है कैन इट एंड विथ डिजिट 0, क्या ये डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है? ठीक है, मगर बताया गया है कि जो ऊपर इसका पावर है वो इंडेक्स n जो है दैट इज नेचुरल नंबर। n में आप नेगेटिव नंबर्स नहीं डाल सकते हो, ना तो 0 डाल सकते हो, ना फ्रिक्शंस डाल सकते हो। तो आपको बोला गया है कि आपको n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, n कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 सो ऑन है ना, अप टू इंफिनिटी। ये वैल्यूज आपको बोले गए हैं कि इन वैल्यूज के लिए 6 रेज्ड पावर n जो है वो किसके साथ एंड होगा। ठीक है, अब देखिए ये किसके साथ एंड होगा, ये तो नहीं बोला गया, आपको बोला है कि क्या ये डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है, वो बात बताई गई है। देखिए अगर हम 6 रेज्ड पावर n की बात करें, क्या मतलब है इसका? अगर n का वैल्यू 1 डालूंगा, ठीक है, तो 6 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 डालूंगा तो 6 6 36 आएगा। ठीक है, फिर 6 का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू, इंडेक्स का वैल्यू अगर 3 डालेंगे तो दैट विल बी 216। ठीक है, यानी 6 क्यूब भी कर दिया मैंने। मैं ऐसे ही पावर्स बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो 36 इंटू 36 कितना होता है? 36 इंटू 36 होता है 6 6 36, 6 3 18, 18 और 3 होते हैं 21, 3 6 18 होता है, 1 कैरी, 3 9 10। ठीक है, 6 9 1 2 9 6 यार 1 2 9 6। तो आप एक चीज चेक कर सकते हो, अगर मैं बस आपको सिंपली समझाऊं, आप देखो कि जब मैं पावर 6 का कोई भी ले लेता हूँ, 1 से स्टार्ट करके कोई भी लूंगा मैं, चाहे मैं 5 पावर ले लूँ, 6 7 कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँ, ये हमेशा 6 से एंड होगा। क्या होगा? 6 से एंड होगा। ये तो हो गया कि ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसकी ट्रिक क्या है? अगर आपको कोई भी जो है नंबर जो है आप चाहते हो, किसी भी नंबर का जो इंडेक्स है, कुछ भी इंडेक्स होना चाहिए, मतलब कोई भी इंडेक्स अगर होगा ना, अगर आप चाहते हो कि वो 0 से एंड हो, तो उसके लिए रूल ये होता है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। बट प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 तो आ नहीं सकता, बिकॉज ऑब्वियसली 10 एक कंपोजिट नंबर है। तो सिंपली हम बोलते हैं कि वो जो है उसमें 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आना चाहिए। अब एग्जाम में आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि आप n का वैल्यू डालते जाओगे, फिर चेक करोगे नहीं नहीं यहाँ पे लास्ट पे जो है ये डिजिट आ रहा है, और फिर आप ऐसा लिख दोगे कि नहीं ये डिजिट 0 के साथ एंड नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया, 6 रेज़ पावर n का जो है ना लास्ट पे डिजिट जो है ना यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो ये डिजिट 0 के साथ तो एंड नहीं होता है, जो मैंने मेथड दिखाया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस जो आपके पास बेस होगी ना, यानी आपके पास इस क्वेश्चन में बेस क्या है, यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में बेस 6 है, 6 रेज़ पावर n। आपको इस बेस को ब्रेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना 6 की, तो क्या आएगा? 2 3 6 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 3 जो है वो आ जाएगा रेज़ टू द पावर n। अब देखिए मैंने क्या बोला, 10 होना चाहिए उसमें। अगर कोई डिजिट 0 से एंड करता है ना, तो अगर आप और थोड़ा सा हायर लेवल पे सोचोगे ना, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि लास्ट पे 0 या 5 है। ठीक है, और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि लास्ट पे 0 है। ठीक है, तो इस वजह से ही हम बोलते हैं कि अगर किसी का भी फैक्टर 10 होता है ना, तो वो डिजिट 0 से एंड हो जाता है। लेकिन 10 किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है? 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 5। तो शॉर्ट में
बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहते हो कि अगर किसी का आप सोच रहे हो कि वो डिजिट 0 से एंड होना चाहिए, तो सिंपली आप क्या याद रखो कि उसका जो बेस होना चाहिए ना, दैट शुड कंटेन 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर, बिकॉज 2 into 5 विल बिकम 10, और 10 जिसका भी फैक्टर होता है वो 0 से एंड हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 तो मिल गया, मगर दूसरा क्या है 6, तो ये 5 तो है नहीं, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इट कैन नेवर एंड विद 0 बिकॉज इट ओनली हैज 2 एज इट्स फैक्टर, नॉट 5। इट शुड कंटेन बोथ 2 एज वेल एज 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है, क्योंकि 2 into 5 होता है 10, और 10 जिसका फैक्टर होता है वो हमेशा डिजिट 0 से एंड होता है। होप मुझे है कि आपको समझ आ गया, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे इसका जवाब, हम लिखेंगे सिंस 6 raised power n is equal to like this, as 6 raised power n does not have, as 6 raised power n does not have 2 as well as 5 as its prime factors, ठीक है, hence 6 raised power n can never end with 0, ठीक है। तो किसी भी बेस का पावर अगर n है तो वो तभी 0 से एंड होगा, उसका आखिरी डिजिट या यूनिट प्लेस का डिजिट जो है 0 तभी होगा जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा और 5 भी होगा, दोनों होने चाहिए, क्योंकि जब दोनों होंगे तभी तो 10 उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो आई गेस आपको ये चीजें समझ आ गई, ठीक है। नाउ अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा सवाल इस पे कराता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ 15 की, 15 रेज़ पावर n, ये कोई सेपरेट में क्वेश्चन बताता हूँ कि 15 रेज़ पावर n के लिए क्या हम यही बोल सकते हैं कि n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, कैन इट एंड विद डिजिट 0, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 15 रेज़ पावर n क्या डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं, तो सिंपली आपको क्या करना है, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, एंड दैट इज ऑब्वियसली 3 into 5, ठीक, 3 into 5 और रेज़ पावर n आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो कि इसमें 5 तो है इसका प्राइम फैक्टर, मगर 2 नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों होने चाहिए। अगर 5 भी होता और अगर इसमें 2 भी आता तभी एंड हो जाता डिजिट 0 से। सो इट कैनॉट एंड विथ डिजिट 0, तो इसमें भी आप यही लिखते हैं, ठीक है, इट कैनॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इट ओनली हैज 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, नॉट 2 एज वेल। 2 भी होना चाहिए था, 5 भी होना चाहिए था, क्योंकि 5 2 10 होता है, और 10 जिसका फैक्टर होता है वही जो है एंड होता है डिजिट 0 से। अगर ऐसे ही एक और सवाल करें हम, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 20 रेज़ पावर n, तो ये क्या एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ, बताइए, सोच के बताइए। अगर हम इसकी बात करें तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 5 into 2, क्या यही है, 2 5 are 10, 2 स्क्वायर इंटू 5, यही है ना, 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 5। आप इसमें देखिए अगर हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो 2 भी इसका प्राइम फैक्टर है एंड 5 भी इसका प्राइम फैक्टर है, सो इट कैन एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। तो आई गेस मैंने आपको और भी चीज़ें समझाई, ठीक है, इस सवाल के थ्रू मैंने आपको पूरा इसका जो है लॉजिक समझा दिया। आपके पास आपकी बुक में एक और क्वेश्चन है इसका, मैं आपको सारे सवाल करा रहा हूँ, कोई भी नहीं आपको छूटेगा एग्जाम में, अगर कोई भी पूछा गया। आपके एग्जाम्पल एक बुक में है, क्या 4 रेज़ पावर n, कैन 4 रेज़ पावर n एंड विद डिजिट 0, ये एक सवाल आपकी बुक में है, क्या 4 रेज़ पावर n जो है डिजिट 0 से एंड हो सकता है। तो अगर मैं लॉजिकली चलूँ, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता था, 4 रेज़ पावर 1 ये होता है, 4 रेज़ पावर 2 जो है ना 16 होता है, 4 रेज़ पावर 3 क्या होता है, 4 4 16, 16 4 64 होता है, ठीक है। और 4 रेज़ पावर 4 की अगर बात करते हैं तो 16 into 16 होता है 256। तो उसमें क्या होता है कि जब आप लॉजिक या रीजनिंग के थ्रू जाओगे ना, तो आप बोलोगे सर इसका जो एंड डिजिट है ना या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, तो इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है। लेकिन हमें इसका सिंपल जो हमने तरीका समझा वो हमने समझा कि आपका जो बेस है 4, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 into 2, और फिर बेस के ऊपर आप पावर अपना लगा दो n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें सिर्फ 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। 2 भी मिलना चाहिए था और 5 भी मिलना चाहिए था, अगर दोनों मिलते तो हम बोलते इट विल एंड विद डिजिट 0। तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, इट कैनॉट एंड विद डिजिट 0, ठीक है, इट कैनॉट एंड विद डिजिट 0।
तो इस तरह से मैंने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया। आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न का आए तो आप उस बेस की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद चेक करो कि क्या 10 आ रहा है, उसका फैक्टर 10 का आने का मतलब है कि वहां पे 2 और 5 दोनों होने चाहिए एज देयर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। और तब ही आप उसको बोल पाओगे कि इट विल एंड विद डिजिट 0। अगर दो में से एक आता है तो नहीं है, फिर ये उसका जो है एंड नहीं होगा डिजिट 0 के साथ। तो दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। आई होप दिस मेक्स द क्वेश्चन वेरी सिंपल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस पैटर्न के कोई भी सवाल आपको एग्जाम में आए तो आप कर पाओगे अब, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब एक सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी तरफ जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन करो 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5 are composite numbers। हमसे पूछा जा रहा है हमें बताओ कि ये नंबर्स कैसे कॉम्पोजिट है, ठीक है। एक तो ये वाला नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 कैसे कॉम्पोजिट है, और फिर नेक्स्ट नंबर भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक बार अच्छे से आप इस सवाल को देखिए। दो नंबर दिए गए और दोनों का पूछा गया बताओ ये कॉम्पोजिट नंबर कैसे हैं, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं कि ये कैसे कॉम्पोजिट है। शुरू करेंगे पहले 7 into 11 into 13 से, ठीक है। तो अब पहले ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमें पूछा गया है शो, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है शो, ठीक है, शो दैट 7 into 11 into 13, ठीक है, प्लस 13 जो है इज कॉम्पोजिट। उसके साथ दूसरा सवाल भी है तो वो इसके बाद दिखाएंगे, ठीक है। पहले ये एक्सप्लेन करके दो कि 7 into 11 into 13 प्लस 13 जो है कैसे कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस सवाल को समझते हैं एक बार में, फिर भी एक बार डबल चेक करता हूँ। 7 into 11 into 13 बिल्कुल यही सवाल है। सो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ अब देखिए कैसे कॉम्पोजिट नंबर हम इसको दिखा सकते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए, ये है 3 नंबर्स और ये तीनों नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं। अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे एक सिंगल नंबर मिलेगा, ठीक है। एक सिंगल नंबर मुझे जो मिलेगा ना, और ये 13 ये भी एक सिंगल नंबर है, ठीक है। इन दोनों सिंगल नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। मुझे पता है ये तीनों जो प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, इनको मैं इनमें से क्या आपको दिख रहा है, जो मैंने दो यहाँ पे मार्क्स लगाए हैं, आप देख पा रहे हो कि ये जो टर्म है और वो जो टर्म है, इन दोनों में 13 दोनों में कॉमन आ सकता है। तो आप क्या करोगे, 13 को कॉमन निकाल दोगे। देखो 13 इधर भी है, 13 उधर भी है, टोटल में दो टर्म्स। ये दो क्यों है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी टर्म्स कंबाइन होंगे, एक सिंगल टर्म आएगी और वो दूसरी टर्म आएगी। इन दोनों टर्म्स में 13 मैंने कॉमन निकाला। अगर मैंने 13 कॉमन निकाला, इसके पास क्या बचा, इसके पास 7 बचा, इसके पास 11 बचा। क्योंकि 13 ऑलरेडी कॉमन है तो उसके बदले इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर बीच में साइन है प्लस का, 13 मैंने कॉमन निकाला है, 13 अगर कॉमन है तो इधर क्या आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर आ रहा है समझ के 13 जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन निकाला गया है, ठीक है। अब वापस मल्टीप्लाई करोगे आप अगेन यही आएगा, बट हमें वापस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हम सॉल्व करेंगे। अब बॉन्डमास रूल के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, BODMAS, पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये आएगा 77 और फिर क्या आ जाएगा इधर से 1, ठीक है। 77 + 1 आपको आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बी 13 × 78, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 78 भी निकाल लिया। अब इसके बाद 78 की मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 19, फिर 13 1 13। तो ये मैंने 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। तो 13 × 78, सॉरी 78 तो हमने सॉल्व कर दिया, 78 के बदले हम लिख देंगे 2 × 3 × 13 × 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन डाल दिया। अब यहाँ पे बेसिस सेम तो आ रही है दो, ये है 13⁻1 13⁻1, तो ये आएगा 13⁻2 × 2 × 3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो नंबर आपको दिया गया था ये कोई नंबर तो है ना, कोई कुछ नंबर तो आएगा अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और प्लस क्या कर दोगे 13 कर दोगे, आपको कोई सिंगल कॉम्पोजिट नंबर आ जाएगा या कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब वो नंबर जो भी होगा हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अचीव कर ली। ये नंबर 7 × 11 × 13 अब इंटू करके फिर जो आंसर आएगा उसको 13 प्लस करके कोई नंबर लाओगे ना, वो जो भी आपके पास नंबर आएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या आ रहा है, 13
स्क्वायर 2 और 3, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। अब कोई भी नंबर जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं उसको कॉम्पोजिट तो बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 13 भी इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, सो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हमें गर्ज नहीं है, हमें ये गर्ज नहीं है कि ये नंबर किसके बराबर है। अगर आप वो चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर पे, आप देख सकते हो कि ये नंबर किसके बराबर आता है। मगर मैंने क्या किया, मैंने किसी तरीके से कॉमन निकाल के मैंने फाइनली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, और हमने पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें पता चलता है कितने फैक्टर्स है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे पता चला 13, 2, 3 तीनों इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर प्रूव हो गया। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, सिंस द गिवन, जो आपके पास गिवन नंबर था, जो कि सीधे कोई नंबर दिया नहीं था, वो ऑपरेशंस कुछ आपस में थे करके 7 × 11 13 + 13, मैंने सीधे लिखा सिंस द गिवन नंबर हैज 13, 2 as well as 3 as its factors, hence it is a composite number। तो ये क्या है आपको, hence it is a composite number। So I guess this is clear, very easy सवाल था, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था, बट आपको अच्छे से समझना है, ताकि अब नेक्स्ट सवाल जो इसी के ऊपर दिया गया ना वो भी हम कर लेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न का। तो दूसरा सवाल देखते हैं इसी पैटर्न का, यहीं से एक बार चेक कर लेते हैं बुक पे क्या दिया गया है, ठीक है। 1 second, let me first see the question। तो क्वेश्चन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो बस 5 6 7 से उल्टा वापस चलना और +5 है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं और आराम से मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट इसमें जो है एक्सप्लेन, मतलब इसी के साथ दूसरा सवाल है जो मैं अब अलग से दिखा रहा हूँ, दैट इज 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। ये प्रूव करें इज कॉम्पोजिट, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि ये भी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए, इसी तरह हमने अभी जब क्वेश्चन किया वैसे ही पैटर्न पे करते हैं। देखिए 7 से लेके 1 तक क्या ऑपरेशंस है आपस में, मल्टीप्लाई। तो सारे नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ए सिंगल नंबर, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से सारे जो है एक साथ हम कर सकते हैं, या अगर अलग अलग भी कर लें, जैसे 7 6 होता है 42, 42 × 5 करूंगा, फिर वो आंसर जो है 3 × 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट ए सिंगल नंबर, एंड दैट सिंगल नंबर हैज बीन एडेड विथ 5। अब ये सिंगल नंबर जो है ना, ये सारे के सारे, और ये कितने टोटल में टर्म्स आ रही हैं, 2 टर्म्स आ रही हैं, और इनमें हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। वो कॉमन क्या है, वो कॉमन है कि इसमें 5 है, उधर भी क्या है, 5 है। तो अब इन 2 टर्म्स में, जिनको मैंने व्हाइट जो है अंडरलाइन किया है, इन दोनों में हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5 जो ही मैं कॉमन निकाल लूंगा, इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 7 × 6 × 5 की जगह क्या आएगा, 1, क्योंकि 5 तो आपने कॉमन निकाला, तो इधर क्या बचेगा 1। 4 × 3 × 2 × 1। अब यहाँ पे 5 अगेन आपने बाहर निकालना है, तो इधर क्या बचेगा 1। अगर आपको फिर से देखना कि मैंने सही किया, 5 आप वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आएगा और उधर भी आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कॉमन निकाला गया है, तो दोनों को मिल जाएगा, इधर भी और उधर भी वापस मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम आगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 होता है 42, ठीक है ना, 42 × 1 तो 42 ही होता है, ठीक है। 4 3 से 12 होता है, 12 2 क्या होता है 24, ठीक है। 24 1 24 ही होता है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। मैंने क्या कर दिया, मैंने इन 3 को अलग से मल्टीप्लाई किया और इन 4 को अलग से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे बॉडमास रूल वायलेट नहीं करना, 24 + 1 नहीं करना, फिर नहीं बोलना कि सर गलत हो गया, क्योंकि बॉडमास रूल यहाँ पे फॉलो करना है। तो पहले बॉडमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर एडिशन होगा, तो 24 + 1 नहीं होगा, पहले 42 × 24 होना चाहिए बिकॉज ऑफ बॉडमास रूल। सो 42 × 24, 4 2 8, 4 4 16, ठीक है। 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। तो 8 6 और 4 होते हैं 10, तो ये आ जाएगा 1008। तो हमें क्या इनका आंसर आ रहा है, इनका जो सोल्यूशन हमने निकालना है दैट इज 5, ये आएगा 1008 + 1, ठीक है। तो आपको ये 2 नंबर्स मिल रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 × 1009, ठीक है, 1009। अब आपको 2 नंबर्स मिल रहे हैं, 5 और 1009।
अब आपका जो गिवन नंबर था ना, हमें उससे गर्ज नहीं है वो क्या था, बट ये है कि वो जब सब हम सॉल्व करते, अगर हम कैलकुलेटर से इन सबको मल्टीप्लाई करते और फिर लास्ट में 5 ऐड करते, वो कोई सिंगल नंबर आता। वो सिंगल नंबर के हमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, हमें 5 भी उसका प्राइम फैक्टर आ रहा है और 10009 भी आ रहा है, ये दोनों जो है ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो मैं अगर इस नंबर की बात करूं, इस नंबर के मुझे 2 फैक्टर्स आ गए। 2 फैक्टर्स आना मतलब हो गया कि वो क्या है, वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्योंकि अब कॉम्पोजिट क्यों है, क्योंकि हर नंबर खुद का फैक्टर होता ही होता है। तो जो नंबर आपको ऊपर लिखा गया ना, ये जो भी आंसर आता, ठीक है, कोई बड़ा जो भी नंबर होता वो खुद का फैक्टर तो होता ही, ऑब्वियसली 1 भी उसका फैक्टर हो गया। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो 2 नंबर्स तो इसके फैक्टर्स हैं ही, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और उसके अलावा आपको 5 भी मिल रहा है और 1009 भी मिल रहा है। सो एट यू हैव गॉट मोर 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो आपको 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए। अब ये नहीं सोचना सर 2 कहां से आए, एक हर नंबर खुद का फैक्टर होता ही होता है और दूसरा 1 भी हर एक का फैक्टर होता है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसके और 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 एंड 1009। सो द गिवन नंबर्स हैव 5 as well as 10009 as its factors, ठीक है, as its prime factors, other than, ऑलरेडी इसका क्या है, other than 1 and number itself, ये तो होते ही होते हैं हर एक के फैक्टर्स। तो इसके अलावा आपको 5 और 1009 भी मिल रहा है, ठीक है। सो द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट। तो ये नंबर भी आपको क्या मिला, कॉम्पोजिट, क्योंकि आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी मिला प्राइम फैक्टर इसका और 1009 भी। तो हो गए टोटल में 4 फैक्टर्स आपको हैं इसके, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ और फिर ये 2 भी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा सवाल है, उसको समझते हैं और वो समझते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हमें करना है। सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैंने इसका जो ये इमेज है वो अटैच किया है ताकि आप देख पाओ, क्योंकि ये बुक का ही आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम समझते हैं। हमारे क्वेश्चन 7 में बताया गया है, हमारे क्वेश्चन 7 में बताया गया देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, समझ लिया हमने, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा साफ बनाता हूँ एक सर्कुलर पाथ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए, ठीक है। आई थिंक ये कलर विजिबल में भी ना हो, तो कलर कोई ऐसा रखता हूँ जो आपको सम दिख जाए, ठीक है। सो जस्ट एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं हम इसी पे क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे शायद मे भी उतनी कैपेसिटी, चलिए हम नॉर्मल रफली ही बनाते हैं आई गेस। ओके, हम क्या बनाते हैं, एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ मैंने बनाया। There's a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, तो बताया गया है कि आपके पास 2 एथलीट्स है या 2 कोई लोग हैं, सोनिया है और दूसरी रवि है। ये दोनों जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो मैं सिंपलिसिटी के लिए कोई पॉइंट मार्क करता हूँ जहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इधर से कौन शुरू कर रहा है, रवि भी इधर से शुरू कर रहा है और सोनिया भी इधर से ही शुरू कर रही है, दौड़ना वो शुरू कर रहे हैं। तो एक ये जो अंदर आपको जो व्हाइट है ना, जो मतलब सर्कल का इंटीरियर है, वो समझ लो एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है। तो अंदर क्या है, स्पोर्ट्स फील्ड, और जो ग्रीन लाइन है ना वो ट्रैक है, ठीक है। जो ग्रीन लाइन है ना सर्कमफ्रेंस, वो एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, जिसके आसपास ये गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। अब सोनिया का बताया गया है कि सोनिया को कितने मिनट्स लग रहे हैं, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट टू ड्राइव। इसके गोल गोल चक्कर काटने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम पॉइंट से ही शुरू कर रहे हैं, दोनों के साथ जो है ना सेम पॉइंट से ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो हम चलो कोई डायरेक्शन भी ले लेते हैं इनकी, हम अब चलो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये क्लॉकवाइज मान लेते हैं हम, दोनों जा रहे हैं, तो सोनिया भी क्लॉकवाइज जा रही है और रवि भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, दोनों की सेम डायरेक्शन हमने एज्यूम कर दी, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज दोनों जा रहे हैं। अब आपको क्या बताना है कि ये कितने मिनट के बाद फिर से मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी इनकी फिर से कब इधर फिर से मुलाकात होगी। तो जब भागने के टाइम आपको समझ आ रहा है रवि को 12 ही मिनट लग रहे हैं, तो वो फास्ट जा रहा है, उसकी स्पीड सोनिया से ज्यादा है, सोनिया थोड़ी सी स्लो है, तो सोनिया लैग करेगी, पीछे रहेगी थोड़ा सा लैप में, ठीक है। यानी फर्स्ट लैप जब होगा ना, तो फर्स्ट लैप पे रवि तो क्विकली ए पे वापस पहुंचेगा, यानी 12 मिनट के बाद रवि पहुंचा होगा, लेकिन सोनिया तो पीछे ही होगी अभी, ठीक है, तो सोनिया अभी पीछे ही होगी। तो इसका मतलब है सोनिया हमेशा लैग करती रहेगी, पीछे रहती रहेगी, और नेक्स्ट रवि का राउंड होगा तो सोनिया अभी भी जो है ना पीछे, मतलब उसको हमेशा कुछ ना कुछ पीछे वो रह जाएगी, ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये कब मिलेंगे, ठीक है, कब ये इनकी मुलाकात हो जाएगी, तो वही हमें समझना है कि कब इनकी मुलाकात हो जाएगी। देखिए ये है कि ये तो एक ही ट्रैक पे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सोनिया और रवि का कोई अलग अलग ट्रैक है, सेम ट्रैक पे जो है घूम रहे, तो ये बहुत बार मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सोनिया को जो लैग है ना वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और कभी ना कभी वो मिल जाएगी इसके साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन हमें देखना है कि अगर ये बहुत बार भी मिल रहे हैं ना, तो मिनिमम टाइम हमें ढूंढना होगा कि सबसे पहले कब ये मिल रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी लैप्स, या कितने टाइम के बाद ये मिल रहे हैं। और उसका सबसे इजी तरीका है, अगर आप देखना चाहते हो कि लोएस्ट टाइम क्या है जब ये पहली बार मिलेंगे, हमें तो पता है ये काफी बार, अगर ये कंटिन्यू करते रहेंगे राउंड, तो ये काफी बार मिलने वाले हैं आगे फ्यूचर में, बट हम देखेंगे कि लोएस्ट टाइम क्या होगा जब ये पहली बार फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे जो इनका टाइम है, दैट इज 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। अब एलसीएम ही क्यों फाइंड करेंगे वो मैंने आपको बताया, क्योंकि इस सर्कुलर राउंड के ऊपर ये काफी बार मिलने वाले हैं। सो वी विल फाइंड द लोएस्ट टाइम आफ्टर दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट गिवन दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। और वो सब चीजें समझ के हम अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है, टू फाइंड द मिनिमम टाइम after which they will again meet at the starting point, we have to find the LCM। LCM किस किस का फाइंड करना है, that is 12 मिनट्स, और कितना है दूसरा 18 मिनट्स, इन मिनट्स 18 मिनट और 12 मिनट का हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। इजी है, हमने पढ़ा है एलसीएम कैसे निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वही हम करेंगे। देखिए 12 का आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है 18 मिनट्स, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब चलिए अगर हम एलसीएम की बात करें, 12 को हम लिख सकते हैं एज 2, चलिए पूरा मैं लिखता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और वो आपको फिर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज पर 1। दूसरा क्या है 18 का हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का बेस सेम है तो आएगा 2 रेज पावर 1, 3 का बेस सेम है ना तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, इधर 2 का बेस सेम था, तो यहाँ पे एक सेकेंड कुछ माइनर मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर कुछ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको समझाया था एलसीएम के लिए कॉमन मल्टीपल्स को चेक करो, कॉमन मल्टीपल जो दोनों में आ रहा है, देखो 2 इसमें भी है कॉमन, सॉरी कॉमन, हाँ कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है, तो कॉमन फैक्टर 2 भी है और कॉमन फैक्टर 3 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा सवाल है जहाँ पे हमें 2 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, तो एलसीएम में आप पहले दोनों को लिखो, 2 भी लिख दिया मैंने और 3 भी लिख दिया, और इनके बीच में क्या करो, प्रोडक्ट करो, और फिर देखो कि एलसीएम के लिए हम कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज्ड पावर 2 लेना पड़ेगा हमें। फिर कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर इधर भी चेक करना है, तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर देख रहा हूँ, तो रेज्ड पावर 2, 2 2 सा होता है 4, और 3 9 सा, सॉरी 3 3 सा क्या होता है 9, तो 9 इंटू 4 इज 36 मिनट्स। यानी सबसे पहले ये पहली बार कब मिलने वाले हैं फिर से, दैट इज आफ्टर 36 मिनट्स के बाद इनका पहली बार क्या होने वाला है, फिर से इनकी मुलाकात होने वाली है, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ये हम क्या कर रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं। अब हमने जो है समझा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जहां पे आपको कोई ऐसा पाथ आ रहा हो, सर्कुलर पाथ, और वहां पे आपको बताया गया हो कि साइमल्टेनियसली ये कब मिलेंगे, ऐसे सवाल जो है ये एलसीएम के थ्रू सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आप ये एक्सरसाइज
कि वीडियोस अच्छे से देख लें, और नेक्स्ट अब वीडियो आएगा जो होगा, एक ही वीडियो आएगा जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उस पे बेस्ड होगा। वो एक्सरसाइज काफ़ी लोगों को जो है ना वो समझ नहीं आती है, उनको लगता है कि सॉर्ट ऑफ ये जो है हमें क्रैम करना है ये क्वेश्चंस को, जहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ता है कुछ नंबर्स को एज वेदर दे आर इरेशनल और नॉट। बट डोंट वरी, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है इजीली समझ आएंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें उनके साथ जिनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो सकती है। तो थैंक यू।